नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य हर्षस्य नाटकानां विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मुद्रा राक्षसम नामक नाटक के विषय में चर्चा की थी, जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। आज हम हर्षवर्धन जो हमारे राजा हुए हैं, जिनका समय 606 ईस्वी से 648 ईस्वी के मध्य स्वीकार किया गया है, उन हर्षवर्धन जी के रूपकों के विषय में चर्चा करेंगे। राजा हर्ष या हर्षवर्धन का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध है। ये स्थानीश्वर के प्रसिद्ध राजा थे। कौन सी जगह के राजा थे ये? स्थानीश्वर के प्रसिद्ध राजा थे। कौन थे? हर्षवर्धन। उन्होंने बाण, मयूर आदि कवियों को आश्रय प्रदान किया था। बाण भट्ट जी और उनके पुत्र मयूर भट्ट जी आदि कवियों को आश्रय प्रदान किया था। ये इतिहास प्रसिद्ध राजा थे। इनके समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। यानी ये प्रश्न बन सकता है कि किस राजा के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। तो ये जो बनता है, ये इतिहास प्रसिद्ध राजा थे हर्षवर्धन। इनके समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। उन्होंने 3 रूपक लिखे हैं। जो है हर्षवर्धन जी ने 3 रूपक लिखे हैं, जिनमें 2 तो नाटिकाएं हैं। नाटक का जो छोटा रूप होता है उसे नाटिका कहते हैं। तो 2 तो नाटिकाएं हैं, प्रियदर्शिका और रत्नावली, और एक नाटक है जिसका नाम है नागानंद। तो 3 रचनाएं हो गई, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये 2 नाटिकाएं, और एक नाटक है नागानंद। प्रियदर्शिका और रत्नावली एक ही प्रकार की कथा वस्तु पर आश्रित नाटिकाएं हैं। प्रियदर्शिका और रत्नावली एक ही प्रकार की कथा वस्तु पर आश्रित नाटिकाएं हैं। दोनों में 4-4 अंक हैं। प्रत्येक के नायक उदयन हैं। दोनों में महारानी पृथक पृथक हैं। नायक तो उदयन है दोनों में, किंतु प्रत्येक नायक उदयन है प्रत्येक नाटिका में, किंतु दोनों में महारानी पृथक पृथक है। प्रियदर्शिका में उसका नाम आरण्यका है। प्रियदर्शिका नाम की नाटिका में उसका नाम आरण्यका है, जो बाद में प्रियदर्शिका कही जाती है। राजा उदयन महारानी के भय से छिप छिप कर नायिका से मिलता है। नायिका राजप्रासाद में ही शरणागत के रूप में रहती है। विदूषक राजा के प्रेम व्यवहार में सहायक होता है। ये तो था प्रियदर्शिका। अब रत्नावली के विषय में चर्चा कर लेते हैं। रत्नावली इस नाटिका की नायिका सागरिका है। रत्नावली नाटिका की नायिका कौन है? सागरिका। सागरिका है क्योंकि उसकी रक्षा सागर से की गई थी। यही बाद में रत्नावली के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। उदयन का चरित्र धीर ललित नायक का है। कौन सा है? धीर ललित। 4 प्रकार के नायकों का उल्लेख ग्रंथों में प्राप्त होता है। धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर प्रशांत और धीर ललित। ये 4 प्रकार के नायक हैं। पहला धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत, ये 4 नायक हो गए। तो धीर ललित नायक है। हमारा जो पात्र है उदयन, ये तो रत्नावली के नाम से प्रसिद्ध होती है सागरिका, क्योंकि उसकी सागर से रक्षा की गई थी। यही बाद में रत्नावली कही जाती है। उदयन का चरित्र धीर ललित नायक का है, जो निश्चिंत कला प्रेमी, एक तो है निश्चिंत है, दूसरा कला प्रेमी है, तथा तीसरा सुख जीवी है।
ऐसा प्रतीत होता है कि प्रियदर्शिका नाटिका का संशोधन करने के लिए हर्ष ने रत्नावली की रचना की थी। दोनों पर कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का बहुत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। दोनों नाटिकाएं जो है, जिनका नाम एक तो है प्रियदर्शिका और दूसरी का नाम है रत्नावली, तो इन्होंने कहा रत्नावली नाम की जो नाटिका उन्होंने लिखी वो क्यों लिखी, उसके विषय में कैसा ऐसा प्रतीत होता है कि प्रियदर्शिका नाटिका का संशोधन करने के लिए हर्षवर्धन जी ने रत्नावली की रचना की। दोनों पर कालिदास के कौन से नाटक का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? दोनों ही नाटिकाओं पर कालिदास जी के मालविकाग्निमित्रम नाटक का बहुत अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अब तीसरा नाटक है, उसके विषय में पढ़ते हैं, जिसका नाम है नागानंद। नागानंद नाटक जो है ये भी हर्षवर्धन जी का है। तो यह दोनों से कथानक और प्रभाव में भिन्न है। पहली बात तो यह है, इसमें कोई श्रृंगार रस नहीं है और कथानक भी इसका बिल्कुल पृथक है। इसलिए इन्होंने कहा नागानंद नाटक दोनों यानी कथानक और प्रभाव में इन दोनों से भिन्न है नाटिकाओं से। यह जीमूत वाहन की कथा से संबद्ध है। यह नागानंद नामक नाटक जीमूत वाहन की कथा से संबद्ध है। इसमें 5 अंक हैं। इस नाटक में नागानंद में कितने अंक है? 5। उनमें 4-4 अंक थे। अच्छा, इसके पूर्वार्ध में जीमूत वाहन और मलयवती की प्रेम कथा का वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जो नागानंद के पूर्वार्ध में जीमूत वाहन और मलयवती की प्रेम कथा का वर्णन है, किंतु एक विशेष बात है, किंतु उत्तरार्ध में जीमूत वाहन के आत्मत्याग की कथा है। अंत में क्या है? उत्तरार्ध में जीमूत वाहन के आत्मत्याग की कथा का वर्णन प्राप्त होता है। वह गरुड़ से नाग की रक्षा करता है और शंखचूड़ के स्थान पर स्वयं गरुड़ का पथ्य बनता है, भक्ष्य बनता है, पथ्य नहीं भक्ष्य, यानी उसको वो ये कहता है कि गरुड़ की रक्षा के लिए वो जो है शंखचूड़ के स्थान पर स्वयं गरुड़ का भक्ष्य बन जाता है। गरुड़ से कहता है कि आप इस सर्प को छोड़ दो, आप मुझे भक्षण कर लो, मुझे खा लो। तो ये उसका आत्मत्याग है। इसलिए इन्होंने बताया आत्मत्याग की कथा इसमें उत्तरार्ध में वर्णित है, जीमूत वाहन के आत्मत्याग की। वह गरुड़ से नाग की रक्षा करता है, ठीक है, गरुड़ से नाग की रक्षा करता है और शंखचूड़ के स्थान पर गरुड़, जो नाग का क्या नाम है, शंखचूड़ के स्थान पर स्वयं गरुड़ का भक्ष्य बनने को उद्यत हो जाता है। गरुड़ जो है उसके त्याग से प्रसन्न होकर सभी नागों को जीवित कर देते हैं। गरुड़ उसके त्याग से, जीमूत वाहन के त्याग से प्रसन्न होकर सभी नागों को जीवित कर देते हैं। इस प्रकार यह महायान बौद्ध धर्म के आदर्श के अनुकूल बोधिसत्व की कथा को नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो कथा आई है, इस प्रकार यह महायान बौद्ध संप्रदाय का, बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है महायान, दूसरा नाम है, एक तो है हीनयान और दूसरा है महायान। ये 2 संप्रदाय हैं बौद्ध के, तो बौद्ध धर्म के। तो यहाँ महायान बौद्ध धर्म के आदर्श के अनुकूल बोधिसत्व की कथा को नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है। मानव जाति को अहिंसा की शिक्षा देना इस नाटक का उद्देश्य है। अगर नाटक का उद्देश्य जानना हो तो इन्होंने कहा मानव जाति को अहिंसा की शिक्षा प्रदान करना इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है। यह नाटक हर्ष ने उस समय लिखा था जब वे बौद्ध मत स्वीकार कर चुके थे। राजा हर्षवर्धन जी ने यह नाटक उस समय लिखा था जिस समय वे बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके थे और बौद्ध मत के अनुयायी बन चुके थे। बौद्धों के बीच इस नाटक का बहुत प्रचार रहा है। नाटक दुखांत रूप धारण कर लेता, किंतु गौरी देवी के दिव्य प्रसाद की कथा के समावेश से सुखांत बन जाता है।
नाटक दुखांत हो जाता, क्योंकि गरुड़ जी के लिए उन्होंने अपना जो शरीर है उसका त्याग कर दिया था, नाटक का बहुत तो इसलिए दुखांत हो जाता। लेकिन क्या हुआ, गौरी देवी के दिव्य प्रसाद की कथा के समावेश से, गौरी देवी की अनुकंपा से उनको जीवन दान प्राप्त हो जाता है पुनः नागानंद जी को। इसलिए उनकी गौरी देवी के दिव्य प्रसाद की कथा के समावेश से सुखांत नाटक हो जाता है। हर्ष ने अपने रूपकों को सरल भाषा में प्रसाद गुण से युक्त शैली में लिखा है। देखिए इन्होंने ये सरल शैली में लिखा है, इसीलिए इन्होंने ये बात कही है यहाँ पर कि हर्ष ने अपने रूपकों को सरल भाषा में लिखा और प्रसाद गुण से युक्त शैली में लिखा। उन्होंने जहाँ नाटिकाओं में श्रृंगार रस की धारा बहाई है, वहीं नागानंद में शांत रस को मुख्य रस रखा है। कला और कथानक की दृष्टि से उत्कृष्ट न होने पर भी ऐतिहासिक दृष्टि से हर्ष के रूपकों का महत्वपूर्ण स्थान है। नाट्य संविधान की दृष्टि से रत्नावली अत्यंत महत्व रखती है, क्योंकि इसके उदाहरण काव्य शास्त्र के आचार्यों ने प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त किए हैं। ये देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। ये कला और कथानक की दृष्टि से उत्कृष्ट न होने पर भी ऐतिहासिक दृष्टि से हर्ष के रूपकों का महत्वपूर्ण स्थान है। नाट्य संविधान की दृष्टि से रत्नावली बहुत अधिक प्रभाव रखती है। क्यों प्रभाव रखती है? क्योंकि इसके उदाहरण, रत्नावली नाटिका के उदाहरण काव्य शास्त्र के आचार्यों ने प्रचुर मात्रा में अपने ग्रंथों में इसके उद्धरण दिए हैं। आगे हम भवभूति के नाटकों के विषय में पढ़ने जाते हैं। तो भवभूति के नाटक, ये हमारा हेडिंग है, भवभूति जी। भवभूति कालिदास के बाद दूसरे उत्कृष्ट नाटककार माने जाते हैं। मतलब कालिदास के पश्चात जो प्रसिद्ध और महाकवि नाटककार हैं, वो दूसरे उत्कृष्ट नाटककार कौन हैं? भवभूति। सभी नाटककारों की अपेक्षा उन्होंने अपने विषय में अधिक सूचना प्रदान की है। वे विदर्भ प्रदेश में पापुर के निवासी थे। पापुर ये जगह का नाम है, पापुर के निवासी थे। वे यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के अध्येता थे, ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। कौन सी है? यजुर्वेद की एक शाखा नाम बताया है। यजुर्वेद की कौन सी शाखा? तैत्तिरीय शाखा के अध्येता ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका दूसरा नाम श्रीकंठ था। उनका समय 700 ईस्वी होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा इनका समय 700 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भवभूति कई शास्त्रों के पंडित तथा अद्भुत शैलीकार थे। कई शास्त्रों के वे पंडित माने जाते हैं। भवभूति शास्त्रों के पंडित तथा अद्भुत शैलीकार थे। इन्होंने 3 रूपक लिखे, जिनमें महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम तथा राम की कथा पर आश्रित ये दोनों नाटक, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। और तीसरा है मालती माधवम। ये मालती माधवम क्या है? ये प्रकरण विधा का रूपक है। अब सबसे पहले इनकी चर्चा संक्षेप में कर लेते हैं। पहला है महावीर चरितम। महावीर चरितम सीता विवाह से आरंभ करके राज्याभिषेक तक राम के जीवन की घटनाएं 7 अंकों में वर्णित की गई है। इस नाटक में, किसमें? महावीर चरितम में सीता विवाह से आरंभ करके राम के राज्याभिषेक तक के और उनके जीवन की घटनाएं 7 अंकों में वर्णित की गई हैं। इसका प्रमुख विषय राम को नष्ट करने के लिए किए गए रावण के प्रयत्नों की विफलता तथा राम का सकुशल अयोध्या लौट आना, ये इसका प्रमुख विषय है। कहने का तात्पर्य है महावीर चरितम ये राम का ही चरित्र करता है, इसीलिए इसका प्रमुख विषय क्या है? राम को नष्ट करने के लिए किए गए रावण के प्रयत्नों की विफलता
तथा राम का सकुशल अयोध्या लौटना, ये वर्णित है। नाटक की कथा वस्तु राम रावण के बीच राजनीतिक षड्यंत्र के आधार पर विकसित हुई है। इसमें रावण का मंत्री माल्यवान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रावण का राम के प्रति क्रोध तभी से है जब उसे सीता और जनक द्वारा सीता के वर के रूप में अस्वीकार कर दिया गया था। अन्य राक्षसों के वध से रावण बौखला उठता है। परशुराम और बाली की कथाएं राम को नष्ट करने की माल्यवान की योजना का अंश हैं। राम को वनवास दिलाने में मंथरा वेश में शूर्पणखा कैकेयी के पास जाते हैं। यह भी भवभूति की ही कल्पना है। अंत में रावण और माल्यवान की युद्ध नीति विफल हो जाती है। इस नाटक में भवभूति नाटककार से अधिक कवि के रूप में कवि के रूप में प्रकट होते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रभाव में रहकर भवभूति ने इस नाटक की रचना की है। इसलिए राजनीतिक षड्यंत्र और नाट्य कला में सामंजस्य नहीं बैठ पाया है। ये हमने यहाँ पर महावीर चरितम के विषय में पढ़ा। अगले वीडियो में हम उनके दो प्रसिद्ध मालती माधवम और उत्तर रामचरितम के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।